नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही पंजाब लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब पंजाब की शीर्ष अफसरशाही ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ बगावत का रुख अख्तियार कर लिया है। सूबे के तमाम पीसीएस के अधिकारी सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए 5 दिन की सामूहिक छुट्टी पर चले गए हैं। ये अपने किस्म की एक हड़ताल है जिसे अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए छुट्टी का नाम दिया गया है। संकेत मिल रहे हैं कि सामूहिक अवकाश लंबा भी हो सकता है और राज्य में तैनात आईएएस अधिकारी भी पीसीएस अधिकारियों की मानिंद सामूहिक तौर पर लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। राज्य के तमाम जिलों और उपमंडलों में प्रशासनिक काम सोमवार से एकदम ठप हो गया। पंजाब की पीसीएस एसोसिएशन और आईएएस एसोसिएशन ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हाथ मिला लिए हैं। ये सूबे की भगवंत मान सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी मुसीबत का सबब है। ऐसा विजिलेंस ब्यूरो के द्वारा अधिकारियों को निशाना बनाए जाने के विरोध में किया गया है। विजिलेंस ब्यूरो नेताओं ही नहीं अधिकारियों को भी निशाने पर ले रहा है। कहा जा रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के 9 महीनों में राज्य विजिलेंस ब्यूरो सबसे मजबूती से उभरा है। इसको शासन व्यवस्था के शिखर पर बैठे लोगों की खुली शय हासिल है। बड़े बड़े विपक्षी नेताओं और पूर्व मंत्रियों एवं विधायकों पर तगड़ा शिकंजा कसा गया है और कईयों को जेल की सलाखों के पीछे भी डाला गया है। इसी क्रम में कुछ पीसीएस और आईएएस अधिकारियों को भी सीधे निशाने पर लिया गया। एक शिकायत के आधार पर विजिलेंस ब्यूरो ने लुधियाना से रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पद पर कार्यरत पीसीएस अधिकारी नरिंदर सिंह धालीवाल को गिरफ्तार किया और उनके आवासीय ठिकानों पर छापेमारी की। इसके अलावा एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नीलिमा के खिलाफ भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। विजिलेंस ब्यूरो की इन 2 कार्रवाइयों ने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में जबरदस्त हड़कंप मचा दिया। इन्हीं कार्रवाइयों के बाद खफा अधिकारियों का कहना है कि उनका अगला कदम सामूहिक इस्तीफा हो सकता है। हालांकि स्थिति की नजाकत को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पीसीएस और आईएएस अधिकारियों की एसोसिएशनों के साथ लंबी बैठक की, लेकिन उसका कोई खास नतीजा सामने नहीं आया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में दाखिल होने वाली है। इससे पहले ही आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमृतसर पहुंचे और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में जाकर माथा टेका। राहुल गांधी इस दौरान केसरिया पगड़ी में नजर आए। राहुल के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अमृतसर के सांसद जीएस औजला और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा जैसे नेताओं की भीड़ रही। राहुल गांधी अपनी यात्रा के पंजाब चरण की शुरुआत फतेहगढ़ साहिब से करेंगे। कर्नाटक में बीजेपी का साथ दे रहे मुलबगल के निर्दलीय दलित विधायक और पूर्व मंत्री नागेश ने आज 10 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार से मुलाकात की। उनके किसी भी समय कांग्रेस का दामन थामने के कयास लगाए जा रहे हैं। राज्य का सियासी माहौल लगातार गर्मा रहा है। नागेश का बीजेपी का साथ छोड़ने से वहां उसकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस घटनाक्रम के नतीजे दूरगामी होने वाले हैं। अभी तक कई नेता और विधायक बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। नागेश प्रदेश की येदियुरप्पा के कार्यकाल में बीजेपी सरकार में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। इसके बाद जब बसवराज बोम्मई प्रदेश के सीएम बने तो नागेश को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद नागेश के बीजेपी से रिश्ते खटास में बदलते गए। अब वो पूरी तरह बीजेपी और सरकार से अलग भी हो गए। दलित समुदाय से आने वाले एच नागेश अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी को मजबूती देगा। बता दें, कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस जोर शोर से लग गए हैं। कांग्रेस ने जहां हाल ही में चित्रदुर्ग जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति सम्मेलन किया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए और गांव-गांव जाकर यात्रा निकालने की तैयारी है, तो बीजेपी ने बीते 5 और 6 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विभिन्न धर्मों के मठों तक पहुंचने का प्रयास किया और उन्होंने कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक पिछड़े वर्गों की जाति सम्मेलन आयोजित कर उन्हें साथ लाने का प्रयास किया। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कानून और न्याय से संबंधित संसद की एक स्थायी समिति को बताया है कि पिछले 5 साल में भारत के सभी हाई कोर्ट में जितने जजों की नियुक्ति हुई है उसमें से 79% जज उच्च जाति या सामान्य वर्ग के थे। कानून मंत्रालय के मुताबिक साल 2018 से दिसंबर 2022 तक भारत के तमाम हाई कोर्ट में 537 जजों की नियुक्ति की गई। इसमें से 79% जज सामान्य वर्ग के थे, जबकि 11% ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग से थे, 2.6% अल्पसंख्यक समुदाय से, 2.8% अनुसूचित जाति समुदाय से और अनुसूचित जनजाति समुदाय से सिर्फ 1.3% जज बने। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 20 जजों की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। द इंडियन एक्सप्रेस ने कानून मंत्रालय के हवाले से इस संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की है। कानून मंत्रालय ने यह भी कहा है कि बेंच में विविधता को तय करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका पर है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया और इस मामले को 16 जनवरी तक के लिए टाल दिया। जोशीमठ के धंसने को लेकर धार्मिक नेता स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और एनडीएमए को जोशीमठ के निवासियों को मदद देने का निर्देश देने की मांग की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लाना जरूरी नहीं है। ऐसी कई लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई संस्थाएं हैं जो इस पर काम कर रही हैं। जमीन के लगातार धंसने के कारण संकट के मुहाने पर खड़े उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में 2 होटलों को गिराने का काम थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। इन होटलों को बुलडोजर की मदद से गिराया जाएगा। इन होटलों के नाम मलारी इन और होटल माउंट व्यू हैं। खतरे की जद में आए कुछ और घरों को भी आज गिराया जाएगा। पुलिस और प्रशासन के तमाम अफसरों के साथ ही राज्य सरकार के संबंधित महकमों की टीम भी यहाँ मौजूद है। बता दें, जोशीमठ में अब तक 600 से ज्यादा घरों में चौड़ी दरारें आ चुकी हैं और राज्य सरकार ने 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया है। बता दें, जोशीमठ में जिस तरह के हालात बने हैं उसे लेकर उत्तराखंड के दूसरे जिलों के पर्वतीय शहरों में भी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद से ही पहाड़ों में बेतरतीब और अनियोजित विकास हुआ और बीते कुछ सालों में लगातार आपदाएं आती रही हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि और राज्य की डीएमके सरकार के बीच लड़ाई तेज हो गई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कई जगहों पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें गेट आउट रवि लिखा गया है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि ट्विटर पर यह हैशटैग नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। बता दें कि सोमवार को तमिलनाडु की विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था और राज्यपाल ने विधानसभा से वॉक आउट कर दिया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें स्पीकर से कहा गया था कि वो राज्यपाल के अभिभाषण के उसी हिस्से को रिकॉर्ड पर लें जिसे राज्य सरकार ने तैयार किया है और उस हिस्से को रिकॉर्ड से निकाल दें या छोड़ दें जिसे राज्यपाल ने अपने आप जोड़ा है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद राज्यपाल RN रवि नाराज हो गए और विधानसभा से बाहर चले गए। बता दें, राज्यपाल को सदन में सरकार का तैयार किया गया ही भाषण पढ़ना होता है। मॉस्को से गोवा आ रही अजूर एयर की इंटरनेशनल फ्लाइट की सोमवार रात को गुजरात के जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, क्योंकि गोवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक ईमेल मिला था जिसमें कहा गया था कि इस फ्लाइट में बम है। जामनगर में लैंडिंग के बाद फ्लाइट में मौजूद सभी 244 लोगों को सुरक्षित बाहर उतार लिया गया। इसमें 236 यात्री और क्रू के 8 मेंबर थे। विमान को बाकी विमानों से दूर खड़ा किया गया। फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरे विमान की जांच की। CISF के अफसर, इमरजेंसी सर्विस एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल की टीम भी एयरपोर्ट पर पहुंची। इस मामले में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने भी विमान की जांच की। जांच के बाद विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया और इसे आगे उड़ान भरने की मंजूरी दे दी गई। स्थानीय अफसरों ने कहा कि जांच के बाद ये पता चला है इस बारे में मिला ईमेल पूरी तरह झूठा था। कंझावला मामले में पीड़िता अंजलि सिंह के परिजन सुल्तानपुरी पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि अंजलि की मौत के मुकदमे में हत्या की धारा 302 को भी जोड़ा जाए। धरने पर बैठे अंजलि के मामा और अन्य परिजनों ने पूछा है कि अंजलि की मौत के मामले में अभियुक्तों के खिलाफ धारा 302 क्यों नहीं लगाई जा रही है। अंजलि के मामा ने न्यूज एजेंसी NI से बातचीत में कहा कि जब इस मामले के अभियुक्तों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो पुलिस उनके खिलाफ धारा 302 क्यों नहीं लगा रही है। धरने पर बैठे अन्य परिजनों ने कहा कि अगर अंजलि के साथ हुआ हादसा सिर्फ एक दुर्घटना होती तो अंजलि आज हमारे बीच में होती, लेकिन स्कूटी की कार से टक्कर के बाद 13 किलोमीटर तक अंजलि को घसीटा गया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अंजलि किसी बड़े अफसर मंत्री के परिवार की बेटी होती, क्या दिल्ली पुलिस तब भी इतने धीरे धीरे काम करती। बता दें कि 1 जनवरी को तड़के हुए हादसे में कार से स्कूटी की टक्कर होने के बाद अभियुक्तों ने अंजलि को 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा था और इसमें उसकी जान चली गई। अंजलि की उम्र 20 साल थी। बाढ़ के बाद दुनिया में मौजूदा आर्थिक हालात की मार पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा है। पड़ोसी देश में आटा जैसी रोजमर्रा की चीजों का संकट खड़ा हो गया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में आटा 140 से 160 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि इस्लामाबाद और पेशावर में 10 किलो आटे के बैग की कीमत 1500 रुपए है और 20 किलो आटे के बैग की कीमत 2800 रुपए है। इससे बुरा हाल खैबर पख्तूनख्वा में है, जहां पर 20 किलो वाले आटे के बैग की कीमत 3100 रुपए है। इस बीच सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सहारा दिया और कहा कि वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में अपने निवेश को बढ़ाकर 10 अरब डॉलर करेगा और साथ ही पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक में अपने जमा को भी बढ़ाकर 5 अरब डॉलर करेगा। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं ने पाकिस्तान को उबारने के लिए मदद करने का वादा भी किया है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री राना सनाउल्लाह ने मंगलवार को कहा
कि एक दिन पहले जिनेवा जलवायु सम्मेलन में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए देशों ने मदद का वादा किया है, जो उन लोगों के चेहरे पर तमाचा है जो दुष्प्रचार कर रहे हैं। उनका निशाना इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव के बाद अब तालिबान महिलाओं पर लगाई गई पाबंदियों को कम कर सकता है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार काबुल के दौरे पर गए नॉर्वे के रिफ्यूजी काउंसिल के प्रमुख जेन एगलैंड ने कहा है कि अगर तालिबान महिलाओं के काम करने और लड़कियों की शिक्षा पर पाबंदियों को नहीं हटाता तो अफगानिस्तान को मिल रही अंतर्राष्ट्रीय सहायता बंद होने लगेगी। रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में काम कर रही एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसी का कहना है कि तालिबान के कम से कम 3 मंत्रियों ने जानकारी दी है कि महिलाओं पर लगी पाबंदियों को हटाने के लिए शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच आज पहला एक दिवसीय मैच गुवाहाटी में खेला जा रहा है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। विराट कोहली ने जहां अपना शतक लगाया तो सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भी शानदार शुरुआत की, जिनकी बदौलत भारत ने 50 ओवर में 373 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। विराट कोहली ने जहां 113 रन बनाए तो उससे पहले शुभमन गिल ने 60 गेंदों में 70 रन और कप्तान रोहित शर्मा ने 67 गेंदों में 83 रनों की पारी खेली। श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।